लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। आज की शुरुआत करते हैं एक ऐसी प्रस्तावित बैठक से जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात, जो अलास्का में होनी है। कागज पर तो शांति वार्ता कहलाती है, लेकिन कई बड़े अखबारों का कहना है कि ये यूक्रेन के लिए समझौते से ज्यादा रियायतों का सौदा साबित हो सकती है। द गार्जियन में मरीना हाइड लिखती हैं कि वार्ता असल में यूक्रेन के भूभाग और हितों पर उसकी मौजूदगी के बिना सौदेबाजी जैसी है। ट्रम्प खुले तौर पर लैंड स्वैप की बात कर रहे हैं, यानी रूस के कब्जे वाले इलाकों को छोड़ने की डील, और इन इलाकों को वो रियल एस्टेट की तरह पेश कर रहे हैं, मानो ये निजी सौदा हो। पुतिन के लिए इसमें कोई बड़ा जोखिम नहीं, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय छूट पाने और भविष्य में हमला करने के लिए समय खरीदने का मौका हो सकता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख भी इसी लाइन पर चेतावनी देता है, लेकिन साथ ही ट्रंप को सलाह देता है कि वो 2018 की हेलेंस्की जैसी गलती ना करें, जहां उन्होंने पुतिन की बातों को अपने ही देश की खुफिया एजेंसियों से ऊपर रखा था। अखबार कहता है कि अगर रूस सेना को 2022 की सीमाओं तक लौटाएं तो कुछ प्रतिबंधों में ढील और कूटनीतिक रियायत दी जा सकती है, लेकिन इनकार की स्थिति में ट्रंप को सख्त आर्थिक और सैन्य कदम उठाने होंगे, जैसे रूसी संपत्तियां जब्त करना, कठोर प्रतिबंध लगाना और यूक्रेन को पूरी सैन्य मदद देना। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका और रूस के बीच जल्द होने वाली अलास्का में शिखर बैठक अब बड़ी उम्मीदों के बजाय सिर्फ एक बातें सुनने की औपचारिक बैठक साबित हो सकती है। इस बैठक से तुरंत शांति की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। आगे कई और जटिल और मुश्किल दौर की बातचीत जरूर होगी। कुल मिलाकर अधिकतर मीडिया का कहना है ये बैठक सिर्फ शांति की कोशिश नहीं, बल्कि वैश्विक संतुलन और लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा है। अब ये ट्रंप पर है कि वो साबित करें कि वो पुतिन के दबाव में नहीं, बल्कि अमेरिका और यूक्रेन और लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हैं। अब बात हीरो की उस चमक पर जो आज लाखों भारतीय घरों की रोशनी है, लेकिन जिस पर खतरे का साया मंडरा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले कट और पॉलिश डायमंड्स पर 50% तक का भारी टैरिफ लगा दिया है, और इसका सबसे गहरा असर पड़ेगा गुजरात के सूरत शहर पर, जहां दुनिया के लगभग हर 15 में से 14 कटे और पॉलिश किए हुए हीरे तैयार होते हैं। यहाँ करीब 20 लाख लोग इस काम से जुड़े हैं, यानी ये सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है कि सूरत के छोटे और मझोले डायमंड यूनिट पहले से ही कई झटके झेल चुके हैं। कोविड के बाद से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध तक, जिसने रफ डायमंड की सप्लाई घटा दी। इसके बाद G7 देशों ने रूस के हीरो पर बैन लगा दिया, जिसके चलते मजदूरों की आधी तनख्वाह रह गई। कई परिवार कर्ज में डूब गए और यूनियन का दावा है कि पिछले 2 साल में 80 मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं। अब ये नया अमेरिकी टैक्स उनके लिए आखिरी चोट साबित हो सकता है। ट्रंप इस टैरिफ को भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने की सजा बता रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट इसे राजनीतिक दबाव और व्यापारिक पाखंड भी कहती है, क्योंकि अमेरिका खुद रूस से कारोबार करता है और चीन पर ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। इसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं, बल्कि अमेरिका के करीब 70,000 ज्वेलर्स पर भी पड़ेगा, क्योंकि वहां गहने महंगे हो जाएंगे। रिपोर्ट एक और खतरे की ओर इशारा करती है, लैब ग्रो डायमंड्स, जो लैब में तैयार होते हैं, सस्ते हैं और देखने में असली जैसे। ये धीरे धीरे मार्केट पर कब्जा जमाते जा रहे हैं, जिससे नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री पर दबाव और बढ़ेगा। अंत में लेख कहता है कि अब भारत को सिर्फ एक्सपोर्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि घरेलू बाजार मजबूत करना होगा और नए देशों में कारोबार फैलाना होगा। लेकिन फिलहाल सरकार और इंडस्ट्री ने जल्दी ठोस कदम नहीं उठाए तो सूरत का ये चमकता हुआ कारोबार हमेशा के लिए अपनी चमक खो सकता है। अब बात एक ऐसे विषय से जिस पर इस समय पूरी दुनिया में चर्चा है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी वजह से सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट दिखाती है कि अब एआई से बने नकली वीडियो यानी डीप फेक इतनी आसानी और सफाई से तैयार हो रहे हैं कि उन्हें पकड़ना क्रिटिकल थिंकिंग या मीडिया लिटरेसी के सहारे भी मुश्किल हो गया है। सिर्फ फोटो या ऑडियो ही नहीं, अब वीडियो जैसी चीजें भी जालसाजी का शिकार हैं, जिन पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। उदाहरण दिया गया है कि अमेरिकी नेता अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कोर्टेज के फर्जी क्लिप का, जिसे बिना जांचे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। ये तकनीकी क्रांति इतनी तेज है कि नकली कंटेंट में शुरुआती गड़बड़ियां अब नहीं दिखती और झूठ फैलाने वाले खुद सबसे विश्वसनीय नकली वीडियो चुनते हैं। अखबार की चेतावनी है, अगर यही ट्रेंड रहा तो अदालत, राजनीति, मीडिया और निजी रिश्ते हर जगह ये असली है या नकली का झगड़ा बढ़ेगा। इस चुनौती का हल सिर्फ सावधानी नहीं बल्कि सुरक्षित तकनीकी सिस्टम में है, जैसे जीरो नॉलेज प्रूफ, हार्डवेयर ऑथेंटिकेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। क्योंकि अगर समाज ने अभी गंभीर कोशिश नहीं की तो सरकारें इसका बहाना बनाकर सेंसरशिप और निगरानी बढ़ा सकती हैं, जिससे सच का फैसला उनके हाथ में चला जाएगा। दूसरी तरफ दैनिक ट्रिब्यून ने एक और गहरी चिंता जताई है। एआई न केवल बाहरी दुनिया में झूठ फैलाता है बल्कि हमारी याददाश्त और सोच को भी प्रभावित कर सकता है। मशहूर मनोवैज्ञानिक एलिजाबेथ लॉफ्ट्स और MIT की रिसर्च का हवाला देते हुए बताया गया है कि इंसान की याददाश्त कोई रिकॉर्डिंग मशीन नहीं बल्कि बदलने वाली कहानी है। एआई चैटबॉट्स भ्रामक सारांश या नकली वीडियो के जरिए न केवल हमें फर्जी घटनाएं याद हो जाती हैं बल्कि असली घटनाओं की याद रखने की ताकत भी कम हो जाती है। यानी अब एआई सिर्फ गलत खबरें या चेहरों की नकल नहीं करता बल्कि हमारी चेतना और सच्चाई की समझ भी बदल देता है। ये समस्या व्यक्तिगत, मानसिक और सामाजिक स्तर के साथ साथ लोकतंत्र और न्याय तक खतरनाक असर छोड़ती है। पूरी दुनिया में आज एआई पर मंथन जारी है क्योंकि ये तकनीक हमारे भरोसे, सच झूठ की पहचान और व्यक्तिगत आजादी की बुनियाद को हिला रही है। अब सवाल ये है, क्या हम सिर्फ चेतावनी और सावधानी से काम चला सकते हैं या सच में तकनीकी और नैतिक स्तर पर ठोस समाधान ढूंढना जरूरी है, ताकि भविष्य में समाज का हर सदस्य जान सके कि जो देख रहा है उसी पर भरोसा भी कर सकता है। बीबीसी में प्रकाशित रिपोर्ट में दिल्ली NCR से जुड़ी एक ऐसी खबर है जिस पर इस वक्त हर तरफ बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 8 हफ्तों के भीतर सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम्स में रखा जाए। कोर्ट का मानना है कि मौजूदा पशु जन नियंत्रण वाला नियम, जिसमें कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद वापस सड़क पर छोड़ दिया जाता है, समस्या का हल नहीं है। अब इस फैसले पर राय बटी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे लोगों को राहत मिलेगी, खासकर रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी से। लेकिन पशु अधिकार संगठनों का कहना है ये स्थायी हल नहीं है और शेल्टर होम्स की क्षमता और व्यवस्था पर भी सवाल है। दिल्ली के मेयर ने खुद मान लिया कि फिलहाल नगर निगम के पास कोई शेल्टर होम नहीं है, सिर्फ नसबंदी केंद्र है जिन्हें बढ़ाने की योजना है। रिपोर्ट में एक अहम बात यह भी है कि भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में आवारा कुत्तों को लेकर अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। तुर्की ने हाल में लाखों कुत्तों को सड़कों से हटाने का आदेश दिया, जिस पर कड़ा विरोध हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन में संस्थाएं और स्थानीय प्रशासन कुत्तों को शेल्टर में रखते हैं, गोद दिलाते हैं और अगर मालिक ना मिले तो कभी कभी उन्हें मार भी देते हैं। सिंगापुर और जापान में माइक्रोचिप, नसबंदी और सख्त निगरानी के साथ इस पर कंट्रोल रखा जाता है। मतलब कहीं कड़े नियम हैं, कहीं संतुलित व्यवस्था, लेकिन हर जगह एक बात साफ है, ये मुद्दा सिर्फ इंसानों की सुरक्षा का नहीं बल्कि पशुओं के अधिकार और मानवीय दृष्टिकोण का भी है। कोर्ट के आदेश के बाद भारत को भी अब ये तय करना होगा कि वो किस रास्ते पर चलेगा, सख्ती, संतुलन या कोई नया मॉडल। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mike, a news-based app